तो ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें आज हमारे व्यवस्था में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय की गणना। इससे पहले हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मुख्य तौर पर पढ़ा आय क्या होता है, ठीक है, किसी भी राज्य की आय क्या होती है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या होता है वहाँ व्यक्ति का। फिर पढ़े हैं वहाँ पर राष्ट्रीय आय क्या होता है, फिर पढ़े शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। इसमें मतलब बहुत सारे चीज़ों आंकड़ों के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। आय मतलब आय से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद हो गया, फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, ठीक है, ये सब आंकड़ों के बारे में प्रति व्यक्ति आय हो गया। ये सब आंकड़ों के बारे में पिछले 3 क्लासों में हमने क्या किया है, पढ़ चुका है, ठीक है। तो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं कि जो जितने भी आंकड़े पढ़े हैं, आय पढ़े हैं, ठीक है, या फिर उसकी मतलब राष्ट्रीय आय पढ़े हैं, सकल घरेलू उत्पाद पढ़े हैं, ठीक है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़े हैं, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पढ़े हैं। सभी आयों की गणना कैसे की जाती है, आखिर कोई तो ऐसा मेथड होगा, कोई तो ऐसा विधि होगा, कोई ऐसा संस्था होगा ना जो इस आय की गणना करता होगा। तो वही आज हमें पढ़ना है कि आखिर ये सब जो संस्थाएँ हैं ना, ये सब आय हैं और इसकी जो गणना है की कैसे जाती है। तो वही है राष्ट्रीय आय की गणना। आज हमको हमारा जो टॉपिक है क्या पढ़ना है, तो राष्ट्रीय आय की गणना पढ़ना है, ठीक है। तो हम अपना प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखिए क्या है आपका राष्ट्रीय, पहला जो टॉपिक है क्या है आपका राष्ट्रीय आय, क्या है आपका यहाँ राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय गणना है। कर रहा है इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों एवं समूहों कि जैसा कि हम जानते हैं वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जो होता है विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का ही परिणाम होता है। एक वस्तु के निर्माण करने में हमें बहुत सारे साधनों का उपयोग करना पड़ता है। मान लेते हैं कि एक कार बनाना है, या फिर मान लेते हैं साधारण एक साइकिल बनाना है। एक साधारण साइकिल बनाने के लिए पहले आपको एक जगह चाहिए जहाँ पर एक कंपनी लगाना पड़ेगा। वो कंपनी का क्या कोई मालिक होगा, फिर उसमें मजदूर का प्रबंधन करना पड़ेगा, उसमें मशीन का प्रबंधन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसमें बहुत सारे और भी व्यवस्थाएं करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बाद फिर उसमें उस मशीन में यदि साइकिल का अलग अलग पार्ट का निर्माण किया जाएगा अलग अलग भागों में। और फिर उसके बाद क्या होगा कि एक नया साइकिल जो है बन करके तैयार होगा। तो ये कि साधारण सा वस्तु बनाने में जो है बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है, बहुत सारे सेवाओं का उत्पादन में उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो वही है जैसा कि हम जानते हैं किसी वस्तु तथा सेवा उत्पादन में विभिन्न साधनों का सामूहिक प्रयत्नों के परिणाम होता है। चाहे बहुत सारे साधन का हम प्रयोग करते हैं। आप देखिए साधन कौन हो गया आपका, ये क्या हुआ, एक तो साधन है। अब हमारे एक कंपनी खोल दी है तो उसके लिए साधन क्या, कंपनी खोलने के लिए क्या साधन चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पैसा जो का पूंजी होता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आपको क्या साधन चाहिए, तो पैसा लगा करके हम कंपनी खोल दिए हैं। फिर उसमें मशीन लाएंगे, विभिन्न प्रकार का विभिन्न प्रकार मशीन लाने के लिए क्या होगा, आपको शहर से मशीन लाना पड़ेगा। फिर क्या मशीन लाकर सेट हो जाएगा, फिर उसमें काम करने वाले लोग चाहिए, ठीक है ना। तो यदि कौन चाहिए आपको लोग, तो काम करने वाले, बिना काम करने वाले जब लोग नहीं होंगे, उसमें इंजीनियर नहीं होगा, कारीगर नहीं होगा, तो काम कौन करेगा, कौन मशीन बनाएगा। तो वहाँ काम करने वाले लोग चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या हो जाता है कि उसे वस्तु को जब वो तैयार हो जाता है तो फिर उसको बेचने के लिए भी लोग चाहिए, ठीक है। मार्केट में मेंटेन करना कि कहाँ का वो मार्केट देखेंगे, कहाँ का मार्केट में हमारा वस्तु का मांग है, कहाँ का मार्केट में हम अगर वस्तु को बेचेंगे तो हमारा वस्तु को पर ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इन सभी ऐसी क्रियाकलाप करने पर जो है क्या होता है, हमारे वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है। अब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उसमें हमें क्या मिलती है, आय की प्राप्ति होती है। तो कह रहा है कि किसी भी एक वस्तु का निर्माण करने में हमें बहुत सारे कह रहा है कि साधनों का मतलब कि प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत सारे साधनों को एकजुट करना पड़ता है। उसके बाद जो जा करके क्या होता है, हमें किसी वस्तु का निर्माण हो पाता है। तो उत्पादन प्रक्रिया, अगर उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। कर उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया जो हम कहते हैं तो उस प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में प्राप्त होता है। अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ फायदा के लिए कर रहे हैं। तो जो फायदा के रूप में आपको जो ब्याज मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो मजदूरी होगा, लगान होगा, या फिर कोई ब्याज होगा।
कह रहा है कि इस अर्जित आय के स्वामी अपनी आवश्यकता अनुसार पूर्ति के लिए आवश्यकताओं एवं सेवाओं की मांग करते हैं। कह रहा है कि इस अर्जित आय के स्वामी जो आय अर्जित करते हैं लोग, उस अर्जित आय के स्वामी जो होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु तथा सेवाओं की मांग करते हैं। वही व्यक्ति जो होते हैं वस्तु एवं सेवाओं की मांग करते हैं। हमें कार चाहिए, हमें बोलेरो चाहिए, ठीक है, हमें साइकिल चाहिए, हमें प्लेन चाहिए, हमें खाने वाला सब ऐसी वस्तु चाहिए, ठीक है। तो जो जनता ही होता है वही आय कमाने वाला व्यक्ति क्या कहता है, वस्तु एवं सेवाओं का मांग करता है। तो फिर क्या कहता है, जब मांग उसका बढ़ता है तो मांग आगे जाता है, फिर कंपनी वाला सुनता है कि हाँ हमारे जो मार्केट में इस वस्तु का मांग अधिक है, तो कंपनी में से वो वस्तु निर्माण होकर क्या होता है, फिर मार्केट में आता है, ठीक है, बिकता है। तो आपके यहाँ कंपनी चलता है कैसे, मांग के आधार पर। जब जनता मांग करेगा कि हमें ये वस्तु चाहिए तो कंपनी वो वस्तु का निर्माण करेगा, फिर क्या करेगा, जनता को वस्तु प्रदान करेगा। वही कह रहा है कि अर्जित आय के स्वामी जो व्यक्ति पैसा कमाते हैं, अब तो पैसा कमाएंगे वही ना मांग करेंगे हमें इस वस्तु की आवश्यकता है, हमें ये वस्तु चाहिए। आप दुकान में जाते हैं तो कहते हैं ना कि ये सामान है, मतलब कोई किताब है, अगर वो किताब रहता है तो दुकानदार आपको दे देता है, अगर नहीं रहता तो आप क्या ऑर्डर दे देते हैं, मांग करते हैं कि हाँ हमें ये किताब चाहिए। तो 2 दिन 4 दिन के बाद क्या होता है, वो किताब अगर अलग मार्केट में रहता है तो वहाँ से आ जाता है, नहीं तो क्या होता है फिर वो कंपनी में जाता है कि हाँ इस किताब की मांग बहुत बढ़ गई है, आप क्या कीजिए कि और नई ऐसी ऐसी किताबें छापिए ताकि हम अपने जो ग्राहक है उसको ये किताब प्रदान कर सकें। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति आय कमाते हैं वही क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं की मांग करते हैं। और वो जो वस्तुएं या सेवाओं की मांग करते हैं, मांग की यह विधि उत्पादन विधि में प्रोत्साहन करती है। अब देखिए, अब मांग की यह विधि जो उत्पादन विधि में प्रोत्साहन करती है, मतलब कि जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको क्या करता है, उनको मनोबल को बढ़ाता है। अगर मान लेते हैं कोई कंपनी क्या कर रहा है कि साइकिल का निर्माण कर रहा है, और साइकिल खरीदने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई साइकिल खरीद ही नहीं रहा है, और ना ही उस साइकिल का मार्केट में मांग है, कोई व्यक्ति उस साइकिल के लिए ऑर्डर दे ही नहीं रहा है, और कंपनी जो है साइकिल उत्पादन किए जा रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा जो क्या हो जाएगा, कंपनी को निराशा हो जाएगा क्योंकि उस साइकिल का कोई मांग नहीं कर रहा है, कोई नहीं खरीदना चाह रहा है, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब आय प्राप्त करने वाले लोग अगर उस वस्तु की मांग करेंगे, ठीक है ना, तो कंपनी के पास जाता है कि हाँ इस वस्तु की मांग अधिक है, ये इसकी वस्तु का और अधिक निर्माण किया जाए। तो मांग बढ़ता है तो क्या हो रहा है, उत्पादन वृद्धि होती है, फिर कंपनी का क्या करे, उत्पादन वृद्धि करता है, ठीक है, और उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको लगता है कि नहीं हमारा जो वस्तु है वो मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, इसलिए जनता क्या है कि हमारे वस्तुओं की अच्छी मांग कर रहे हैं। उसको क्या प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी वस्तु जो है मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, जिसके कारण हमारी जो जनता है हमारी इस वस्तु की मांग अच्छी कर रही है, अब हमें और इस वस्तु का निर्माण करना चाहिए, ठीक है, और उससे क्या होता है, उसका कंपनी का विकास होगा। और अगर आर्थिक क्रिया का क्या करा है कि और आर्थिक क्रिया का चक्रीय रूप पूरा हो जाता है, और आर्थिक क्रिया का चक्रीय रूप क्या होता है, ये क्या चक्र चलते रहता है। देखिए, एक कंपनी होता है, एक कंपनी में काम करने वाले मजदूर होते हैं, ठीक है, मजदूर को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, फिर मजदूर उसी पैसा से क्या कहते हैं कि अब मतलब कंपनी माने तो साइकिल का कंपनी है तो मजदूर के लिए साइकिल चाहिए ना। देखिए, एक कंपनी हो गया, ठीक है ना, जो कंपनी क्या है साइकिल का निर्माण करता है। अब उस कंपनी में से जो मजदूर होंगे और काम करने के बदले वो कुछ पैसा लेंगे, तो पैसा लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं मजदूर को कंपनी में काम करने जाने में परेशानी हो रहा है, तो कंपनी वाले से कहेंगे या फिर मार्केट में जाएंगे, कहेंगे ना कि हमको इस कंपनी का एक साइकिल दे दीजिए, ठीक है। तो जो साइकिल का निर्माण करते थे वो कहाँ चले गए, साइकिल खरीदने चले गए, तो खरीदे ना। अब फिर कहाँ कि अब देखिए, जो पैसा कंपनी से काम के बदले वो प्राप्त किए थे, फिर क्या किए कि वो उसी साइकिल का पैसा उसी कंपनी के साइकिल को खरीद करके अपने पैसा कहाँ पहुँचा दिए, उस कंपनी के पास पहुँचा दिए। तो क्या कि एक चक्र के रूप में काम करेगा। फिर जो इनका पैसा उस कंपनी के रूप में पास दिया है, फिर क्या करेगा, मूव करके फिर इनको वेतन के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारा जो मार्केट जो कार्य करता है एक चक्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ जो आय प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, जनता है, वो क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, फिर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं। वो आय फिर कहाँ जाती है, वो कंपनी में जाती है, क्योंकि वो कंपनी वाले अपने वस्तु को बेचते हैं तो कंपनी में जाती है। कंपनी फिर अपने मजदूरों को आय देती है, फिर मजदूर अपने आय से कुछ नई वस्तु खरीदते हैं, फिर आय घूम करके फिर कंपनी को बांटती है। ये क्या है, चक्र के रूप में क्या करती है, काम करती है। अब आगे देखते हैं क्या, जैसे यहाँ पर देखिए आपको चक्र दिखाया गया, इस कथन के निम्नलिखित चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना।
देखिए उत्पादन हो गया, आय सृजन हो गया, व्यय हो गया, पुनः उत्पादन हो गया। कहा कि उत्पादन, अब देखिए कंपनी उत्पादन किया गया था, ठीक है, आय सृजन, और कि कंपनी उत्पादन किया तो उसको बेचेगा, बेचने पर क्या हो जाएगा, आय मिलेगा कंपनी को। अगर मान लें एक साइकिल का निर्माण किया कंपनी ने, ठीक है, साइकिल का निर्माण किया तो उस आय का सृजन करना तो क्या करेगा, वो कंपनी जो साइकिल को बेचेगा। अब कब बेचेगा, तो साइकिल को कंपनी तब वहीं बेचेगा जब उस कंपनी का क्या होगा, मांग बढ़ेगा। ये तो हम पहले, अब देखिए ये जो मांग है ना, तो मांग, ये मांग तो कहा कि एक कंपनी एक साइकिल का उत्पादन करेगा, ठीक है ना, उत्पादन कब करेगा, जब ये मांग होगा, जब जनता मांग करेगी कि हाँ हमें ऐसी साइकिल चाहिए, तो क्या करेगा, वो कंपनी उस साइकिल का उत्पादन करेगा, ठीक है। तो उत्पादन के बाद क्या हो जाएगा, अब उत्पादन करेगा, जनता मांग किया है, तब आय का सृजन होगा, मतलब आय का सृजन करने के जो उत्पादित वस्तु है, जो साइकिल है, उसको क्या करेगा, कंपनी बेचेगा, ठीक है ना। तो बेचेगा तो क्या होगा, उसका उत्पाद ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ व्यय, व्यय मतलब उसको खर्च करेगा, तो जो देखिए अब मांग किया था कौन, जनता, ठीक है ना, तो कौन खरीदेगा उस वस्तु को, जनता खरीदेगा, तो जनता का कि अपना पैसा का व्यय किया, ठीक है। अब ठीक है, पुनः उत्पादन धीरे धीरे ना, ठीक है, पुनः उत्पादन देखिए, मतलब अब देखिए यहाँ पर जो कंपनी था उत्पादन किया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर खरीद लिया, तो फिर क्या करेगा, जब यहाँ पर वस्तु खत्म हो जाएगा, फिर कंपनी नया माल उत्पादन करेगा, जो कंपनी है फिर नया माल उत्पादन करेगा। तो ये क्या होता है, आय चलते हैं, देखिए यहाँ पर उत्पादन हो गया, ठीक है, यहाँ पर आय हो गया, आय हो गया, उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो जो आय मिलेगा वह जनता को क्या करेंगे, अपने आय से वस्तु खरीदेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहले आय मिलेगा, फिर क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे, खर्च कहाँ करेंगे, वस्तु खरीदने में खर्च करेंगे। और फिर क्या होगा, फिर नया वस्तु का फिर निर्माण होगा, फिर उनको आय मिलेगा, ठीक है ना, फिर वो खर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं उनको उसके बदले कुछ आय मिलता है, ठीक है, आय मिलता है, फिर क्या करता है, अपने आय का फिर खर्चा करते हैं, कोई नई वस्तु को उत्पादन करने में, नई अपनी आवश्यकता पूरा करने में, ठीक है। तो अपनी नई आवश्यकता पूरा करने में अपनी आय का खर्च किए, तो आय के खर्च करने के लिए अब कहाँ, वो आय कहाँ गया खर्च होकर के, वो फिर कंपनी के पास गया, फिर कंपनी नया वस्तु का निर्माण करेगा, फिर जनता फिर उस वस्तु को खरीदेंगे, फिर वो आय देंगे कंपनी, ठीक है। चक्र के रूप में क्या घूमते रहता है। इधर राष्ट्रीय आय की गणना, तो राष्ट्रीय आय की गणना क्या है, यहाँ पर उत्पादन के द्वारा, आय के द्वारा, व्यय के द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना जो होता है उत्पादन के द्वारा भी की जाती है, आय के द्वारा भी किया जाता है, व्यय के द्वारा भी किया जाता है। कहने का मतलब है कोई देश कितना उत्पादन कर रहा है, कोई देश किस वस्तु का कितना उत्पादन कर रहा है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस देश की राष्ट्रीय आय क्या है। तो आय का 3 विधि है, आय गणना की एक उत्पादन विधि है, एक उत्पादन विधि है, एक आय विधि है, क्या है, व्यय विधि है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है कैसे जानेंगे, वो इस तरह से जानेंगे कि उस व्यक्ति जो है कितना उत्पादन कर रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई किसान धान रोपा है, ठीक है ना, तो कितना धान, अब जितना अधिक धान रोपेगा, देखिए जितना अधिक पैसा होगा उतना अधिक धान रोपेगा, और जितना अधिक धान रोपेगा उसका उत्पादन उतना होगा। देखिए जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो उत्पादन क्या होंगे, अच्छे करेंगे, ठीक है ना, आय अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है कि आय विधि, देखिए उत्पादन के आधार पर क्या है, अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी जो है बहुत सारा साइकिल का उत्पादन कर रहा था, वो बहुत सारा साइकिल का उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो वो उतना साइकिल उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब उससे साइकिल के उत्पादन से बहुत सारा पैसा प्राप्त होता है। फिर करके आय, किसी व्यक्ति को कितना आय मिलता है, अगर किसी व्यक्ति को जितना आय मिलता है उससे पता चलता है कि उस व्यक्ति की कमाई कितना है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति 80,000 कमाता है, कोई 7,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को जो आय मिलता है उसी आय से पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है कितना पैसा कमाता है। तो आय विधि क्या हो गया कि किसी व्यक्ति की सैलरी जो उसकी आय होती है, मासिक आय होती है, महीना की जो आय होती है, उससे पता करते हैं उस व्यक्ति की आय कितनी है। वैसे देश का हो गया राष्ट्रीय, तो एक महीना में जो ऐसे देश जो है एक महीना में कितनी आय कमाता है या एक साल में जितनी आय कमाता है, उस आय के, उस पैसा के आधार पर पता करते हैं कि उस देश की राष्ट्रीय आय क्या है। देखोगे उत्पादन, उत्पादन में क्या है, एक देश जो है एक साल में जितनी अधिक वस्तुओं का निर्माण करेगा उस देश की राष्ट्रीय आय उतना अधिक होगा। आय में क्या है कि एक साल में कोई देश जितना अधिक आय प्राप्त करेगा, जितना अधिक पैसा कमाएगा, जितना अधिक पैसा कमाएगा उस देश का राष्ट्रीय आय उतना अधिक होगा। फिर व्यय, अब देखिए कोई व्यक्ति के पास पैसा रहेगा तभी तो खर्च करेगा, जो व्यक्ति गरीब है उसका पैसा नहीं हो, काहे किसी वस्तु में क्यों खर्च करेगा, ठीक है ना, उसका पैसा ही नहीं है तो कुछ खरीद नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो जिसके पास पैसा होता है खर्च वही करता है, ठीक है, जिसके पास पैसा ही नहीं है खर्च कहाँ से करेगा, पैसा ही नहीं है। तो कहा जाता है कि अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय वो गणना करनी है तो एक तरीका और होता है, वो क्या होता है, व्यय।
कोई देश कितना पैसा खर्च कर रहा है उसके आधार पर हम देखते हैं कि वो जो है कि वो उसकी कमाई कितना है। कोई देश कितना पैसा जो अमीर देश होगा वो बहुत पैसा खर्च करेगा, जो गरीब देश होगा वो कम पैसा खर्च करेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक अमीर आदमी जो होता है अधिक पैसा खर्च करता है, एक गरीब आदमी जो होता है कम पैसा खर्च करता है। तो हम समझ लें कि राष्ट्रीय आय गणना कितनी विधि से करेंगे, 3 विधि से करेंगे। एक आपका उत्पादन विधि होगा, मतलब कोई भी देश कितना उत्पादन करता है, ठीक है ना, कोई भी देश होता है कितना उत्पादन करता है उस तरह से गणना करेंगे, ठीक है, कोई भी देश कितना उत्पादन करता है। फिर क्या गणना करेंगे, कोई देश जो होता है कितना आपकी आय कमाता है, मतलब किसी देश की सैलरी कितना है, ठीक है ना। फिर कहेंगे कोई व्यक्ति खर्च कितना करता है, खर्च के आधार पर आप अपने गाँव में कहते हैं ना कि देखो जो है ना बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है पैसा, ठीक है ना, उसके पास इसका मतलब क्या है कि उसके पास कमाई क्या है, अधिक है। तो कोई व्यक्ति अगर अधिक पैसा खर्च करता है तो हम आप कहते हैं ना कि वो देखो वो जो है पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता है, इसका मतलब जो है उसके पास कमाई अधिक है तो अच्छा पैसा खर्च कर रहा है। या फिर किसी की आय, अगर किसी व्यक्ति की आप सैलरी सुनते हैं कि नहीं उसका 1 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, तो क्या कहते हैं ये व्यक्ति जो बहुत अमीर आदमी है, ठीक है ना, इसके पास बहुत ज़्यादा कमाई है, इसका 1 लाख महीना का इनकम है। ठीक है, तो उत्पादन, कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा साइकिल बना रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसका जो है ना महीना में जो है 1000 2000 साइकिल बनाता है, इसका मतलब ये है कि इसका जो साइकिल का बिक्री अधिक है, ठीक है ना, और इसको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो उत्पादन के आधार पर भी आप कह सकते हैं क्या कि आपकी राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है। तो उसी तरह देश का देखा जा रहा है, देश कितना उत्पादन कर रहा है, देश कितना आय प्राप्त कर रहा है, देश कितना व्यय प्राप्त कर रहा है, तीनों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आपके देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। फिर जाके राष्ट्रीय आय गणना, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना जो बहुत प्रकार से की जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय चूँकि राष्ट्र के प्रति व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है। ताकि चूँकि राष्ट्र के व्यक्तियों की जो आय होता है उत्पादन के माध्यम से जो उत्पादन कहते हैं वो, ठीक है ना, या फिर जो आय का अभी बताएं आपको कि कोई कंपनी अधिक उत्पादन करेगा मतलब वो अधिक पैसा कमा रहा है, उसका उत्पादन अधिक करेगा तो सामान अधिक बिकेगा बेचेगा, अधिक सामान बेचेगा तो पैसा अधिक कमाएगा। या फिर आय, कोई देश अगर अधिक पैसा कमा रहा है उसके आय में अधिक पैसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है उसका आय बढ़ रहा है, उसकी राष्ट्रीय आय अधिक, कितना अधिक पैसा कमा रहा है, ठीक है। इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग्य द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन विधि कहते हैं। कह रहा है कि पहला क्या विधि है, जब इसकी गणना, जब आय की गणना उत्पादन की हो, मतलब आपके देश में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उस आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उत्पादन विधि कहते हैं। जब आपके देश में आय की गणना किसी वस्तु के उत्पादन, आपके देश में कितना वस्तु का उत्पादन हुआ उस आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्पादन विधि कहते हैं। फिर देखिए आय विधि क्या है, जब राष्ट्र के व्यक्तियों का आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कह रहा है कि जब राष्ट्र के व्यक्तियों की गणना, देखिए जब राष्ट्र के व्यक्तियों की जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय गणना कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना उस देश के व्यक्तियों की आय, मतलब उस देश के जो व्यक्ति हैं कितना रुपया कमाते हैं, उस देश के व्यक्ति कितना रुपया कमाते हैं, इस आधार पर जब उस देश की आय की गणना करते हैं तो उस गणना को कहते हैं आय गणना विधि। जब किसी देश की आय की गणना उस देश के व्यक्ति द्वारा कमाए गए पैसे के आधार पर किया जाता है तो उस गणना को कहते हैं आय गणना विधि, ठीक है। कह रहा है कि प्राप्त की गई आय व्यक्ति जो अपने उपभोग के लिए भी व्यय करते हैं। कह रहा है कि प्राप्त की, अगर देखिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आय प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना, आय प्राप्त कर रहा है, सबकी आय क्यों प्राप्त कर रहा है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, वो नई नई वस्तु खरीदेगा, मतलब उपभोग करेगा मतलब कहने का मतलब है वो अपने पैसाओं का अलग अलग जगह प्रयोग करेगा मतलब क्या, खर्च करेगा मतलब व्यय करेगा, ठीक है ना। तो व्यय, आप देखिए जो व्यक्ति जितना अमीर होगा, ठीक है ना, वो उतना अधिक पैसा खर्च करेगा, वो उतनी अपनी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और कोई गरीब आदमी कभी कार खरीदा है, जिसके पास कार के लिए पैसा नहीं है वो कहाँ से कार खरीदेगा, इसका मतलब जो कार खरीदने वाला व्यक्ति क्या है, वो एक बहुत अमीर व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जितना व्यय करता है, जितना खर्च करता है, ठीक है ना, उसके खर्च के आधार पर अनुमान लगा दिया जाता है ना कि उस व्यक्ति का आय कितना है, ठीक है ना। वैसे देश का है तो देखिए किसी भी देश में निवास करने वाले व्यक्ति जो है अपने पैसे को कितने ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कितने ज़्यादा बाजार में प्रयोग कर रहे हैं, कितने ज़्यादा बाजार में उसका उपयोग कर रहे हैं, उस पैसा से अपनी आय से व्यक्ति, अपने आय से देश का व्यक्ति कितना ज़्यादा वस्तु खरीद रहा है,
उस खरीद उस व्यय पैसा के व्यय के आधार पर हम पता कर लेते हैं उस देश की राष्ट्रीय आय कितना। मान लीजिए कोई देश है, ठीक है ना, उस देश में सारे लोग गरीब रहते हैं, सब क्या है, पूरा देश का गरीब से भरा हुआ है। पता है उस गरीब देश में कोई कार खरीदने जाएगा, कोई उस गरीब देश में कोई बड़ा बड़ा मशीन खरीदने जाएगा, कोई कंपनी खरीदने जाएगा, नहीं जाएगा। तब उस देश में जो बड़े बड़े कार खरीदने नहीं जाएंगे, गाड़ी खरीदने नहीं जाएंगे, कंपनी खरीदने नहीं जाएंगे, या फिर बहुत तरह के वस्तु होता है, उस वस्तु महंगे वस्तु को खरीदने नहीं जाएंगे। गहने होता है, जो गरीब लोग होता है गहना कहाँ खरीदा, पैसा नहीं जाएगा, तो गहने खरीदने नहीं जाएगा। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो देश क्या है, गरीब है। एक कोई देश है कि जहाँ पर हर एक व्यक्ति क्या होता है, कार से चलता है, ठीक है ना। एक जो देश होता है, एक देश है जहाँ पर कोई व्यक्ति कार से नहीं चलता है, ये सब क्या बाइक या फिर साइकिल चलता है, वो क्या गरीब देश है। एक व्यक्ति जो होता है वहाँ पर पहले एक व्यक्ति कार से चलता है, ठीक है, बड़ा बड़ा मतलब प्लेन से चलता है, ठीक है, बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे क्वालिटी की गाड़ी से चलता है, ठीक है, तो और अच्छा अच्छा खाना खाता है। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, वो जो व्यक्ति है वहाँ पर, हाँ, वो जो व्यक्ति अमीर है, और वो व्यक्ति जिस देश में रह रहा है, अच्छे अच्छे गाड़ी चलने वाला व्यक्ति, अच्छे खाने खाने वाले व्यक्ति जिस देश में रह रहा है, वो देश में क्या होगा, अमीर रहेगा। तो कहा जाता है कि व्यक्ति जितना खर्च करे, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय की माप की जाती है। मतलब कि देश के व्यक्ति कितना व्यय कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, उसके आधार पर भी आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की माप की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। राष्ट्रीय आय की माप की यह जो विधि है, इसको क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि कहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है, उससे पता लगा देते हैं तो व्यक्ति जो है कितना व्यय कर रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयासों से बढ़ जाता है। कराएगा हम देखते हैं कि वस्तुओं का मूल्य जो है विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयासों से बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना के मूल के योग की विधि, ठीक है, ये कहते हैं, कह रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयासों से बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य योग विधि द्वारा कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि वो जो है व्यक्ति उस देश में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, वो अपने आय को बढ़ाने के लिए बहुत सारा क्या देते हैं, प्रलोभन देते हैं, ठीक है। और उस प्रलोभन के आधार पर क्या कहते हैं, मान लेते हैं ब्रांडिंग करेंगे। देखते हैं कि आपके यहाँ क्या होता है, कोई कंपनी गाड़ी बनाता है, ठीक है ना, तो गाड़ी बनाता है, उसका टीवी को प्रचार देता है, ब्रांडिंग करता है, अच्छे अच्छे एक्टर उसका प्रचार करते हैं। तो जब लोग यहाँ की जनता को लगता है कि नहीं, जब उतना बड़ा एक्टर जो है अगर उसका प्रचार कराया तो सच में वो क्या होगा, अच्छा वस्तु होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसका मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका मूल्य जो है उसका योग विधि कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसका होता है ब्रांडिंग से तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। अंत में तो कहने मतलब क्या होगा, कोई वस्तु का मूल्य बढ़ाना है, ठीक है ना, या तो उस वस्तु को अगर अपने ऐसी लोगों तक पहुंचाना है तो क्या किया जाता है, आजकल जो है उसको प्रचार किया जाता है, टीवी पर होता है और भी कहीं कहीं पेपर में होता है, ठीक है, संचार के माध्यम से उसको प्रचार किया, लोग बताया जाता है कि ऐसा वस्तु है, ठीक है। और कहा जाए कि अंत में व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अंत में व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की क्या की जाती है, गणना की जाती है। ये व्यावसायिक आधार पर या व्यावसायिक आधार पर की गई गणना को व्यावसायिक गणना कहते हैं। अंत में व्यावसायिक संरचना के आधार पर क्या की जाती है, आय की गणना की जाती है, ठीक है ना। तो व्यावसायिक संरचना मतलब व्यवसाय, और कोई व्यवसाय किया है, कोई अगर बिजनेस किया है, उसकी संरचना क्या है, ठीक है ना, उसने व्यवसाय में कितना पाया कि जो है मतलब कि उसका व्यवसाय आप देखें, कोई बड़ा कंपनी है, कोई छोटा कंपनी है, ठीक है ना। तो छोटा कंपनी हुआ तो सिंपल मतलब है कि क्या हो जाएगा, अगर किसी का व्यवसाय छोटा है, उसका संरचना छोटा है, तो सिंपल सा हम पता चल जाता है कि उसकी जो आय है क्या छोटी होगी, ठीक है, उसकी जो आय कमाई क्या छोटी है। और कोई कंपनी क्या बहुत बड़ी है, ठीक है, उसकी संरचना बहुत बड़ी है, तो हम क्या पता करते हैं, या हमको क्या लगता है कि उसकी जो कंपनी क्या बड़ी है, इसका मतलब क्या उसका व्यवसाय, उसकी जो आय क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। तो हम ये भी कहते हैं कि व्यवसाय की गणना विधि में क्या कहते हैं कि व्यवसाय की संरचना के आधार पर गणना कर देते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या। किसी देश में हमारे छोटे छोटे कंपनियां हैं, तो हम क्या कहेंगे उस देश में जो आय जो है क्या कम होगी, ठीक है। किसी देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो हम क्या करेंगे, उस देश में जो आय जो होगी बहुत अधिक होगी, ठीक है ना। तो यद्यपि राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त 5 तरीकों से होती है। हम क्या पढ़ें कि यद्यपि राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उपरोक्त 5 तरीकों से होती है, जो हम पढ़ें। फिर आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र में उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक तरीके से जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। ऐसा में कहा जा रहा है
कि 5 सही का तो मूल रूप से है, लेकिन इसमें जो है आपके यहाँ जो आय गणना में उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक आपको उत्पादन गणना विधि का उपयोग किया जाता है, आय क्या होता है आपका आय गणना विधि। आपके देश में जो आपका आय का गणना किया जाता है 2 तरह से किया जाता है, एक उत्पादन गणना विधि मतलब कोई देश कितना वस्तु का उत्पादन करता है उस आधार पर, ठीक है ना, और क्या कर रहा है एक आय गणना विधि में किसी देश में वहाँ के लोग कितने अधिक पैसा कमाते हैं और देश कितना अधिक पैसा कमाता है उस आधार पर, ठीक है। तो आपके देश में जो आय गणना विधि 2 आधार पर, एक उत्पादन के आधार पर, एक आय के आधार पर। तो हम अपने क्लास को आज यहाँ रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब इससे आगे जो है ना आय के यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाइयाँ, तो कठिनाइयाँ क्या होगी कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो कठिनाइयाँ हैं राष्ट्रीय आय गणना की हम क्या है कि अब अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।